Hello, everyone. Good morning to all of you. If I'm audible and the screen is visible, so we can start the lecture. And लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक होमवर्क लिया था. होपफुली आपने उसको सॉल्व किया है. इन केस यू हैव सॉल्व, लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर. उसके बाद हम लोग उस आंसर को चेक कर लेंगे. रिमेंबर द क्वेश्चन. मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ. और जिन लोगों ने सॉल्व किया है, यू कैन शेयर आंसर. मैंने आपको हिंट भी दिया था हाउ टू सॉल्व दैट. कुछ ऐसा बोला था, ये R1 रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है, ये R2 रेडियस का स्फेरिकल सरफेस है, और यहाँ पर मटेरियल है. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दिया गया है, और इनसाइड का टेम्परेचर, आउटसाइड का टेम्परेचर कुछ T1 T2 जैसा बोला गया होगा. कंडीशन ये था कि T1 इज ग्रेटर देन T2, और अपने को थर्मल रेजिस्टेंस पता करना था. एक आंसर बताया गया 1/4 पाई K 1/R1 - 1/R2 4K पाई. ओके. और अगर आप बाकी लोगों ने भी आंसर निकाला तो आप शेयर कर सकते हो. अगर सभी का सेम आंसर आएगा तो मोस्ट लाइकली करेक्ट होने वाला है. क्वेश्चन था फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस एक्सप्रेशन. एक बार आपको थर्मल रेजिस्टेंस पता चल जाता है तो आप थर्मल करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो. थर्मल करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होता है कि टेम्परेचर डिफरेंस को यूज कर लेना होता है. सो फॉर्मूला कुछ ऐसा जाता है, थर्मल करंट डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस हायर माइनस लोअर डिवाइड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. सो अपने को थर्मल रेजिस्टेंस निकालना था. नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे सॉल्व करना था, और आपके आंसर भी चेक हो जाएंगे. सो हीट कैसे ट्रांसफर होगा वो आपको समझ में आ गया होगा. हीट रेडियली जाएगा, इस तरह से बाहर जा रहा होगा. सो ये जो सिचुएशन है, इस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली. सो सिंस ये क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहा है तो इसलिए अपने को डिफरेंशियल आर लिखना पड़ेगा, फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अगर अपने को डिफरेंशियल आर लिखना है सो यू नीड टू गो फॉर डिस्टेंस आर, और फिर इस डी आर का एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सम सॉर्ट ऑफ दिस. फिर आप क्लेम करेंगे कि यहाँ से जो जाने वाला इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस उसको पता करते हैं, फिर उस थर्मल रेजिस्टेंस को इंटीग्रेट करेंगे. ये आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का लिया गया एलिमेंट, स्फेरिकल एलिमेंट है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिलिंड्रिकल देखा था, ये स्फेरिकल है. सो कितने अमाउंट से हीट ट्रांसफर, कितने एरिया से हीट ट्रांसफर करेगा वो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड कितना डिस्टेंस से जाएगा वो डिस्टेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अपने पास आएगा डिफरेंशियल रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी लेंथ. द फार्मूला गोज लाइक लेंथ क्रॉसिंग द हीट करंट डिवाइड बाय K एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच इट गोज थ्रू. हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वो dr लेंथ को पास करेगा. सो dr लेंथ को पास करेगा K, और किस एरिया से जाएगा, तो जो भी हीट होगा स्फेरिकल सरफेस एरिया है उसको क्रॉस करके हुआ जाता है. सो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, एज सिंपल एज एनीथिंग. ये एक्सप्रेशन अगर आपने बना लिया देन यूल फाइंड कि इसके बाद आंसर आना इजी हो जाएगा. सिंपली मैथमेटिक्स बचती है. और अगर फ्यूचर में K को अगर फंक्शन ऑफ R देता है तो यहाँ पर रख देंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे. सो अभी हम लोग K को कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं, एंड देन आफ्टर आप बोलोगे कि सिंस दे आर गोइंग टू बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेम करंट फ्लो करेगा सभी स्फेरिकल शेल से. So R equivalent is going to be integration dr, which is going to be integration dr divided by 4 pi K R square, and that's going to be simpler number. Constant terms को बाहर निकालेंगे, 4 pi K outside आ जाएगा, ये integration R raised to power minus 2 dr आ जाएगा. कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? R1 से R2. सो R1 R2 की वैल्यूज आपको दी जाएंगी, वहां से वहां तक इंटीग्रेट करोगे. ये जो इंटीग्रेशन है इजियर वन है,
इसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हो. So you will get it like 1 upon 4 pi k, or this will become minus 1 upon r as per integration rules. n plus 1 कर दें तो minus 1 हो जाएगा. So power ही minus 1 होगा, इसलिए डाउन साइड आ जाएगा. r1 r2, सभी ने r1 minus r2 लिखा है. गुड. So then after simplification हो जाएगा तो r equivalent अपने को पता चल गया. 1 upon 4 pi k in bracket 1 upon r1 minus 1 upon r2. अच्छा, R1 R2 में कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा वो उसकी वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, इसकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. सो अकॉर्डिंगली याद रखना भी आसान रहेगा, और ये एक फॉर्मूला बन जाता है. इसको एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं. जब कभी स्फेरिकल हॉलो स्फीयर के बारे में बात करेगा और बोलेगा कि इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, इसको आप यूज कर सकते हो. R1 R2 दोनों देगा, वैल्यूज निकालोगे, आंसर आ जाएगा. आप ये सारी कैलकुलेशन को जंप कर सकते हो. हाँ, अगर के वेरिएबल आएगा तो फिर अपने को फॉर्मूला बनाना है, इंटीग्रेट करना है, फिर आंसर तक पहुंचना है. सो जनरली मेंस में पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा कांस्टेंट केस के लिए. एडवांस में पूछेगा तो आर को फंक्शन ऑफ आर बनाएगा के को. कॉपी कर लीजिए बाकी लोग जिन्होंने नहीं सॉल्व कर पाया. और आप लोगों ने जो आंसर बताया दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. अब आपको कई किस तरह की भी ज्योमेट्री दे सकता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, और उसका थर्मल रेजिस्टेंस पूछ सकता है. आप सिंपली इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेंगे. जो भी अभी आप लर्न कर रहे हो ये 12th में भी आपके काम आने वाला है. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वहां पर थर्मल ना लेकर के इलेक्ट्रिकल टर्म इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बोलना स्टार्ट करेगा. वहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पता करने की बात करेगा. एग्जैक्टली सेम लॉजिक चलेगा. सो रूल यही चलेगा, बस थोड़े से टर्म्स बदल जाएंगे. यहाँ पर के आ रहा है तो वहां पे सिग्मा आना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर रो आना स्टार्ट हो जाएगा. दैट्स ऑल. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कन्वेक्शन ऑफ हीट अगेन. हाँ, मैं जरूर एक्सप्लेन करता हूँ, उसके आगे बढ़ता हूँ. ये आपका होमवर्क हो गया, और हम लोग कन्वेक्शन ऑफ हीट वाला पार्ट को एक बार फिर से बोल देते हैं. हीट ट्रांसफर का ये एक सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, जिसमें मीडियम का रिक्वायरमेंट आता है. तो जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या कन्वेक्शन में मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है. यू से यस. किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है, मीडियम के पार्टिकल हीट्स को लेकर के चलते हैं. सो आपको याद रखना है, मीडियम पार्टिकल्स कैरी हीट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. और ये जो कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है जनरली फ्लूइड्स बॉडीज में होता है, फ्लूइड्स पे होता है, लिक्विड्स एंड गैसेस में होगा, क्योंकि फ्लूइड्स के पार्टिकल्स ही फ्री होते हैं मूव करने के लिए, और वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा सकते हैं. सॉलिड बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रिलेटिवली मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए सॉलिड्स पे नहीं मिलता है. एग्जाम्पल के तौर पर ये जो लास्ट क्लास में मैं एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा था उसी को पिक कर लेते हैं. आप एन नंबर ऑफ एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो जहाँ पर कन्वेक्शन मिलता है. सपोज कर लीजिए यहाँ पर आपने बर्नर लगाया हुआ है और इसको हीट अप करते हो, फायर करते हो. लिक्विड फील्ड है, वाटर. ये वाटर गर्म कैसे होता है, आप घर में आपकी बार घर में एक वाटर को रख करके ऑब्जर्व करें किस तरह से वार्म हो रहा होता है. आपने देखा तो कई बार होगा, डिटेल में अभी ऑब्जर्व कर सकते हो. सो होगा क्या कि जो भी गैस या बर्नर आपने लगाया है ये हीट कंटेनर को देता है, डायरेक्टली वाटर को हीट नहीं मिलती है. फिर ये हीट को ट्रांसफर होना होता है इस कंटेनर के थ्रू. तो जब कंटेनर के थ्रू जा रहा होता है तो ये कंडक्शन हो रहा होता है. नाउ सपोज कर लीजिए आप ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पर इस तरह से आपको कंटेनर्स बनाने हैं और जिसको जिसको हीटिंग पर्पस के लिए यूज करना, लिक्विड को हीट करने के लिए. तो अपना कंसर्न क्या होगा, अपना कंसर्न ये होगा कि उसका मटेरियल और उसका एरिया और उसकी थिकनेस हम इस तरह से चूज करें कि जो हीट का ट्रांसफर है फ्रॉम बर्नर टू वाटर वो मैक्सिमम रहे. क्योंकि अपना पर्पस कंटेनर को हीट करना नहीं है, अपना पर्पस लिक्विड को हीट करना है जो इनसाइड है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के. तो हम बोलेंगे सिंस ये कंडक्शन चलता है तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर चल रहा होगा वो के पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, और
एल पे डिपेंड करेगा। एल का मतलब यहाँ पे थिकनेस आएगी। स्टेडी स्टेट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा। इन केस अगर आप इस कंडक्शन को फास्टर करना चाहते हो तो अपने को क्या करना होगा, एक तो ऐसा मटेरियल चूज करना होगा जिसके लिए के ज्यादा हो, तो दैट मीन्स एक थर्मल कंडक्टिंग मटेरियल चूज करना चाहिए। तभी आप देखो जो कंटेनर्स वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, वो मेटल्स के बनाते हैं, और मेटल्स में भी उस कंटेनर में जल्दी हीटिंग हो जाता है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, ये थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है वो आपको रिकॉल याद रखने की जरूरत नहीं है, वो टेबल दे देगा कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो हम बता सकते हैं जिसका के ज्यादा होगा उसके लिए हीट ट्रांसफर फास्टर होने वाला है। मोर ओवर, एरिया, आपको जिससे हीट ट्रांसफर होनी है उस एरिया को ज्यादा करना होता है। इसका मतलब जो कंटेनर का बेस है उस बेस को आप बड़ा रखो, हर जगह पे हीट को सप्लाई करो, सो उससे जल्दी हीटिंग हो जाएगा। फिर टेम्परेचर डिफरेंस का रोल आता है और थिकनेस का रोल आता है। कंटेनर का जो बॉटम होना चाहिए वो कम से कम थिकनेस का होना चाहिए, जितना क्योंकि लेंथ मतलब जो हीट क्रॉस कर रहा है, तो अगर ज्यादा थिक बनाओगे तो आपको इश्यू बनेगा हीटिंग के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा जो यूटेंसिल्स होते हैं उसका बॉटम बहुत ज्यादा थिक नहीं बनाया जाता है, दैट इज थिन, और मेटालिक मटेरियल का बनाते हैं। एनीवे, ये तो कंडक्शन के थ्योरेटिकल पॉइंट्स हो गए। जैसे हीट टारगेट गया तो जो लिक्विड के बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, इनको हीट मिलने वाला है। अब ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना, दे आर नॉट बाउंड। जैसे ही हीट इनके पास गया तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करने वाले हैं, दीज मॉलिक्यूल्स विल गेट हीटेड अप। आफ्टर हीटिंग अप वो एक्सपैंड करेंगे, उनका डेंसिटी कम हो जाएगा। सो ये जो एक्सप्लेनेशन इसको ध्यान से समझना है। हीट जैसे ही फ्लूइड मटेरियल्स को मिलता है, फ्लूइड एक्सपैंड करता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। मॉलिक्यूल्स का अगर डेंसिटी कम हो जाएगा तो लेसर डेंसिटी वाले पार्टिकल्स ऊपर जाना चाहते हैं, हायर डेंसिटी वाले नीचे आना चाहते हैं। तो ये जो वार्म लिक्विड के पार्टिकल्स है ये ऊपर राइज करेंगे, और ये जो कोल्ड लिक्विड के पार्टिकल्स है वो नीचे आना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो वही रहने वाला है। सो इस तरह से वार्म पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे, कोल्ड पार्टिकल नीचे आएंगे। जब ये कोल्ड पार्टिकल नीचे आएगा फिर से हीट उसको मिलेगा तो वो भी वार्म हो जाएंगे, वार्म होकर के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सर्कुलेशन चलेगा, और इसी सर्कुलेशन की वजह से आप देखोगे कि ये लिक्विड गर्म हो जाएगा। इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रहा है नीचे से ऊपर, ऊपर जब आपको टॉप सरफेस आपको गर्म महसूस तब करेगा जब नीचे के लिक्विड पार्टिकल्स ऊपर पहुंच गए। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कौन से मोड से हो रहा है, वो कंडक्शन नहीं है, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ऑफ हीट हो रहा है। मोर ओवर, कंटेनर की जो सर्फेसिस है ना सराउंडिंग वाले, वहां से भी हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा। तो अगर वहां से जो हीट बाहर निकल रहा है वो कंडक्शन से चल रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर कुछ गैस के मॉलिक्यूल होंगे, एयर, डिफरेंट कलर यूज करता है। ये जो एयर पार्टिकल्स होंगे, आप देखते हो कि उसके अपसाइड की एयर वार्म हो जाती है, तो ये एयर पार्टिकल्स भी ऊपर चले लिफ्ट होना स्टार्ट करेंगे, और कोल्ड एयर पार्टिकल्स नीचे आना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर भी जो हीट आपने देखा होगा, कंटेनर पर अगर लिक्विड गर्म हो रहा होता है, उसके काफी ऊपर हाथ को अगर आप प्लेस करते हो तो वहां पर आपको हीट फील होता है। सो वहां पर हीट किस वजह से फील हो रही होती है? बिकॉज दिस वार्म एयर इज लिफ्टिंग अप एंड टेकिंग द हीट अपसाइड। सो यहाँ पर हीट का अपसाइड जाना बिकॉज ऑफ वार्म एयर के मॉलिक्यूल्स के चलने की वजह से। तो ये भी कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है? दिस इज ऑल्सो convection of heat. This convection of heat is in air. This convection of heat is in liquid. So this occurs in fluids, not in solids. So इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि किस तरह से कन्वेक्शन चल रहा होता है और किस तरह से कंडक्शन चल रहा होता है, और दोनों के अपने अपने फीचर्स हैं। कन्वेक्शन के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कन्वेक्शन कोएफिशिएंट कितना है, एच, एरिया कितना है, सरफेस जो भी एक्सपोज्ड है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। हायर द टेम्परेचर डिफरेंस, फास्टर हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होने वाला है। सिमिलरली मोर एरिया होगा तो ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, एज ऑब्वियस पॉइंट है। अगर ये कंटेनर का ऊपर वाला एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स उससे कांटेक्ट करेंगे, मोर हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कन्वेक्शन के लिए, ये याद रखना है कंडक्शन के लिए, राइट। और मैंने आपको ये बताया था ये दो तरह का होता है, फोर्स्ड होता है, नेचुरल होता है, जो ऑटोमेटिक चल रहा होता है वो ये होता है।
अब सपोज कर लो यहाँ पर आप फैन लगा देते हो और एयर को फोर्सफुली ब्लो करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन हो जाएगा और वो फास्टर हो जाता है। तो फोर्स्ड हम लोग तभी करते हैं जब हमको फास्ट कन्वेक्शन का रिक्वायरमेंट आता है। जैसे मैंने आपको टी का एग्जांपल दिया था, गर्मियों में आप फैन क्यों चलाते हो? फोर्स्ड कन्वेक्शन लाने के लिए। एग्जॉस्ट क्यों लगाते हो? फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए। एसीज वगैरह सब उसी से एग्जांपल्स हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आइस, एक छोटा सा पॉइंट है, उसका भी फॉर्मूला बना लेते हैं। आइस फॉर्मेशन किस तरह से होता है? मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बेसिक नॉलेज का है, आपको पता होगा, आपके इंट्यूशन से भी आ सकता है। सपोज के लिए आपको आइस फॉर्म करना है, तो अपने पास एक मैकेनिज्म है, एक फ्रिज पे या फ्रीजर पे रख सकते हो। फ्रीजर पे रखोगे तो आइस फॉर्म हो जाता है। किसको रख सकते हो? वाटर को। सो लेट्स से कि आपने ग्लास में वाटर को फिल किया और फ्रीजर में रख दिया, और उसको फ्रीजर को ऑन करेंगे और कुछ स्टोरीज चलेंगे। उस स्टोरीज के बाद ये वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ आइस कन्वर्जन या आइस की जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आइस का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये आपको बताना है। क्या आइस का फॉर्मेशन टॉप से स्टार्ट होगा, पहले टॉप पे बनेगी, ये पहला ऑप्शन है, या ए ऑप्शन है? या कहीं मिड से स्टार्ट होती है, सेकंड ऑप्शन है? या बॉटम से स्टार्ट होती है, थर्ड ऑप्शन है? या फिर डी ऑप्शन है, डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है? या फिर एनी, डिपेंड का मतलब एनी ऑफ देम। तो आपके आंसर आ रहे हैं ऊपर से नीचे, टॉप से, ए टॉप से। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ये टॉप से बनना स्टार्ट होता है, और करेक्ट है, टॉप से बनना स्टार्ट करता है। सो जब कभी आपको आइस का फॉर्मेशन देखना होगा तो आप ऑब्जर्व कीजिए, तो टॉप पे पहले आइस बनती है, फिर नीचे जाती है। आपने मूवीज और डिस्कवरी वगैरह चैनल्स में देखा होगा, लाइक कि जो कोल्ड एरियाज होते हैं और लेक्स वगैरह होते हैं वो फ्रीज कर जाते हैं, तो लोग उस पर चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर उसको डिग करते हैं तो नीचे वाटर निकल आता है। और कई बार थिन लेयर ऑफ आइस होती है तो वो अपने आप ब्रेक हो जाती है। इसका मतलब जो आइस होती है वो टॉप लेयर पे पहले बनती है, फिर धीरे धीरे डाउन साइड जाती है, और डाउन साइड तक जाती रहती है। अपने को ये समझना है कि जो फॉर्मेशन ऑफ आइस है वो किस रेट से बनता है। दैट मीन्स आफ्टर हाउ मच टाइम, कितना कितना थिकनेस बन जाएगा, एंड किस डेप्थ तक जा पाएगा, कितना टाइम लगेगा, और किस किस बातों पे डिपेंड करता है। तो आपने एक करेक्ट आंसर दिया कि इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग फ्रॉम द टॉप सरफेस एंड गोज टूवर्ड्स द बॉटम। और कितना ज्यादा बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आउटसाइड का टेम्परेचर कितना कम है, उस पर डिपेंड करता है। चलेगा, तो मैं एक लेक का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ये लेक है और इस लेक पर लिक्विड वाटर है, आउटसाइड का टेम्परेचर कम है। ऑफ कोर्स आइस फॉर्मेशन तभी स्टार्ट होगा जब आउटसाइड का या सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 डिग्री से कम चला जाएगा, क्योंकि जीरो पे जस्ट कन्वर्जन स्टार्ट होता है, आप जानते हो। सो लेट्स से कि आउटसाइड का जो टेम्परेचर है -θ°C है। इसका मतलब जो थीटा टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, थीटा इज अ पॉजिटिव नंबर, और माइनस थीटा का मतलब टेम्परेचर इज अ नेगेटिव। लेट्स से कि ये जो लेक है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका जो सरफेस एरिया है वो ए है। कुछ पोर्शन मैंने इसको आपको दिखाया हुआ है केवल। और लेट्स से आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, सो यहाँ पर आइस बन गया है। इनफैक्ट किसी डेप्थ तक आइस बन गया है, सो दिस पोर्शन हैज got converted into ice, और ये भी वाटर है। आइस फॉर्मेशन का प्रोसेस कंटिन्यू है। ये जो डेप्थ बना हुआ है, लेट्स से किसी वाई डेप्थ तक ये बन चुका है। इसके बाद आप डेल्टा टी टाइम तक वेट करते हो, तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वाई और बन जाता है। या फिर हम डी टी टाइम तक वेट करते हैं, तो डी टी टाइम में ये इसका जो फॉर्मेशन हो जा रहा है वो डी वाई अमाउंट से हो जा रहा है। सो दिस इज डी वाई थिकनेस, जो कि नया बनने वाला है dt टाइम में। अपने को ये देखना है कि dt टाइम में ये कितना dy बनता है। मैं प्रोसेस समझा देता हूँ, इसके बाद सिंपल सा फॉर्मुलेशन आएगा, उसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो। जब ये
वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो dy थिकनेस का है, मैं यहाँ पे ज्यादा स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ, आउटसाइड का टेम्परेचर -θ°C है और y थिकनेस का ये आइस फॉर्मेशन हो चुका है, dy का आइस फॉर्मेशन dt टाइम पर होता है। तो इतना जरूर लिख देते हैं, लेट dy thickness is formed in dt time. Okay. जहां भी आइस और वाटर एक साथ एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो ये डेफिनेटली 0°C की स्टोरी चल रही होगी। तो जो फॉर्मेशन आइस में हुआ है वाटर का वो 0°C पे रहता है, तो वो टेम्परेचर अपने को ऑटोमेटिकली पता रहा होगा। अच्छा, ये जो dy थिकनेस का वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हुआ है। सो जब कभी वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस तो उसमें हीट का रिलीज आता है। सो हीट विल बी रिलीज्ड, रिलीज्ड हीट। अगर उसको हम डेल्टा क्यू लिखते हैं तो क्या ये लिख सकते हैं कि कितना मास dm मास अगर गया और L लेटेंट हीट है तो मास इनटू लेटेंट हीट के अमाउंट के बराबर हीट का रिलीज हुआ होगा। मोरओवर अगर हम डीएम के बारे में बात करना चाहें तो डीएम को लिख सकते हैं द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू थिकनेस dy इनटू L, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये डेंसिटी किसका बनेगा? तो ये डीएम होगा जो आइस में कन्वर्ट हुआ होगा, और क्योंकि हम लोग ये dy ले रहे हैं वो वाटर का नहीं ले रहे हैं, वो किसका ले रहे हैं? आइस के फॉर्मेशन का। सो सिंस हम वॉल्यूम आइस का ले रहे हैं तो डेंसिटी भी अपने को आइस की लेनी होगी। ये डीएम दोनों का हो सकता है क्योंकि जितना मास ऑफ वाटर होता है उतना ही मास ऑफ आइस बनता है, लेकिन मास ऑफ वाटर इज डेंसिटी ऑफ वाटर इज डिफरेंट एंड डेंसिटी ऑफ आइस इज डिफरेंट। So since we are taking the thickness of ice, hence this volume is of ice, hence the density must be of ice. ऐसा हो सकता है एग्जाम में आपको दोनों डेंसिटी दे दे, वाटर का भी दे दे और आइस का भी दे दे और पूछे कि किसका यूज करना है। Then you need to be careful. मास किसका यूज करना है? मास दोनों का बराबर रहने वाला है। सो ये अपने को पता चला कि डी क्यू हो गया। अच्छा, इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। दिस इज गोइंग टू बी डेंसिटी ऑफ आइस, area of that lake into L into dy by dt. What this dy by dt is going to tell us? dy by dt is going to tell us कि किस रेट से हीट आइस का फॉर्मेशन चल रहा है। से एक अपने लिए इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाता है। नाउ ये जो आइस ये जो हीट यहाँ पे रिलीज हुई है, इस हीट के साथ क्या होगा? जो डेल्टा क्यू रिलीज हुआ है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी जो रिलीज हो रहा है, क्या ये हीट यहीं पे रहने वाला है या फिर डाउन साइड जाएगा या फिर अप साइड जाएगा? सो आप पाओगे कि जो डाउन साइड अगर आप जाना चाहते हो तो डाउन साइड टेम्परेचर ज्यादा होता है क्योंकि वो 0 से ज्यादा रहा होगा टेम्परेचर। और सबसे बॉटम पर जाओगे, कभी भी हम सबसे बॉटम पर जाते हैं तो टेम्परेचर 4°C होता है, क्योंकि जब आप नीचे जाते हो तो डेंसिटी बढ़ती है और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम 4°C पर होती है। तो कभी आपसे ऐसा बोलता है कि ओशंस या सीज में बॉटम का टेम्परेचर कितना है बॉटम पॉइंट पर, तो आप क्लेम कर सकते हो कि हम डाउन साइड जाएंगे तो एक लिमिट से ज्यादा डाउन साइड जाने पर 4°C हो जाता है। पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर आपका आंसर देता हूँ। सो ये भी पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है कि जब हम डाउन साइड जाएंगे तो टेम्परेचर 0 से ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, इसलिए हीट डाउन साइड नहीं जा सकती बिकॉज हीट गोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टूवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। और जब हम बाहर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर लोअर है, इसका अंदर जो हीट रिलीज हुआ है दैट विल बी मूविंग अपवर्ड्स। So inside में heat release होता है because water gets converted into ice. Now this heat is being conducted outside. जब ये हीट आइस से जा रहा होगा तो ये कंडक्शन के थ्रू जाएगा, कंडक्शन, क्योंकि ये आइस सॉलिड हो गया है तो कंडक्शन के थ्रू जाएगा। और उस कंडक्शन के बारे में अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं कंडक्शन रेट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्या इसकी वैल्यू हम लिखेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ आइस, क्योंकि आइस से जा रहा है तो आइस की कंडक्टिविटी लगेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, higher temperature 0 minus lower temperature θ°C divided by thickness, which is y. How much the thickness it has to travel? Y distance. So अपने को ये पता चल गया कि delta Q upon delta T, the rate at which the heat is being conducted through the ice is this.
के ए थीटा डिवाइड बाई वाई। अपने पास दो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हीट का रेट आ गया, एक द रेट एट विच इट इज बीइंग जनरेटेड, अनदर द रेट एट इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। स्टेडी स्टेट कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप पाओगे कि जितना हीट यहाँ पे रिलीज हो रहा है सब का सब बाहर निकलना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है। सो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ हम इक्वेट करा देंगे। जैसे हम दोनों को इक्वेट कराएंगे तो अपने पास एक रिलेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेंसिटी ऑफ आइस AL dy by dt, this is going to be equal to Ka theta by y, Ka theta by y। देन आफ्टर यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि किस रेट से आइस का फॉर्मेशन चला। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसका तो लेक का एरिया मैटर नहीं करता है। इसका मतलब ग्लास में जो आप आइस को रखते हो, बनाते हो, तो ग्लास का एरिया मैटर नहीं करेगा। क्या मैटर करेगा? के मैटर करेगा, थीटा मैटर करेगा, डेंसिटी ऑफ आइस मैटर करेगी, एल मैटर करेगा, वाई मैटर करेगा। ये एल क्या है? एल का मतलब लेटेंट हीट है, लेंथ नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो इस पर बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आपके डाउट्स का मैं आंसर देता हूँ। इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। इंटीग्रेट करके ये भी बता सकते हो कि कितने टाइम के बाद कितना थिकनेस बनने वाला है। सो कॉपी कर लीजिए इसको। और y क्या है? y इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीट, सॉरी हीट नहीं, आइस। रेट ऑफ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस। आइस के फॉर्मेशन का रेट है वो। इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर लेंगे। सो कोर पॉइंट्स क्या है? देयर आर सर्टेन कोर पॉइंट्स कि हीट रिलीज हो रहा है, कौन रिलीज कर रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट रिलीज। सो यू से द प्रोसेस इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। कितने अमाउंट पर हीट रिलीज हो रहा है? सिंस ये फेस चेंज है इसलिए एम एल लगाएंगे। एम किसका होगा? आप वाटर का भी लिख सकते हो और आप आइस का भी लिख सकते हो, किसी का भी लिखोगे चलेगा क्योंकि दोनों का मास बराबर होता है। फिर अगर आप वाटर का लिखना चाहते हो तो वाटर की डेंसिटी, वाटर का वॉल्यूम लिखोगे। आइस का लिखना चाहते हो तो आइस की डेंसिटी, आइस का वॉल्यूम लिखोगे। हम लोगों ने जिस तरह से प्रोसीड किया है कि y थिकनेस का आइस बन चुका है, dy थिकनेस का आइस फॉर्मेशन चल रहा है। सो ये जो dy थिकनेस है, दैट इज द थिकनेस ऑफ आइस, hence a dy is going to be the volume of ice, hence density must be of ice। और अगर आपको वाटर का लिखना होता है तो फिर वाटर के केस में हम dy ये पकड़ेंगे कि dy अमाउंट का वाटर है जो कि आइस में कन्वर्ट होगा। सो वाटर का थिकनेस अलग आएगा, आइस का थिकनेस अलग आएगा। आप जानते हो क्योंकि दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस है। नाउ दिस बिकम योर फॉर्मूला। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन किन बातों पर डिपेंड करता है, सो आप ये बता सकते हो कि ये के पर डिपेंड करता है। व्हाट इज के? थर्मल कंडक्टिविटी। किसका? वाटर का, एयर का, या फिर आइस का? तो आप बोलोगे आइस का, बिकॉज दिस कंडक्शन इज टेकिंग प्लेस थ्रू द आइस। तो और आइस का के कांस्टेंट होता है, तो फिर के पे डिपेंडेंसी वाली कोई बात ही नहीं रही क्योंकि आइस के लिए के कांस्टेंट होता है और आइस के लिए के बहुत छोटा होता है। सो दैट इज पुअर, आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप जानते हो कि जो कोल्ड एरियाज में, सीवियर कोल्ड एरियाज में लोग रहते हैं, तो अगर कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो लोग आइस के इनसाइड में छुप जाते हैं। सो दे हाइड देमसेल्फ इनसाइड द आइस, बिकॉज क्योंकि आइस एक पुअर कंडक्टर है, तो आउटसाइड का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो आइस के अंदर उसका टेम्परेचर ड्रॉप कम आता है। सो आइस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दिस यू कैन रिमेम्बर। ऑल्सो ये रेट ऑफ आइस फॉर्मेशन इस बात पर डिपेंड करेगा आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है। ऑब्वियस सी बात है, आउटसाइड का टेम्परेचर जितना कम होगा, कम मतलब निगेटिव में जितना ज्यादा होगा,
सो ओवरऑल जितना ड्रॉप करेगा आउटसाइड का टेम्परेचर उतना फास्टर रेट ऑफ हीट आइस फॉर्मेशन बनने वाला है। आइस की डेंसिटी फिक्स होती है तो उसका कोई खास रोल नहीं रहेगा, एल फिक्स होता है उसका कोई खास रोल नहीं रहेगा, तो दो चीजों का खास रोल रहता है, आउटसाइड टेम्परेचर एंड वाई। व्हाट इज वाई? वाई इज द फॉर्मेशन ऑफ हीट दैट हैज टेकन प्लेस। इसका मतलब जब इनिशियली वाई की वैल्यू कम रहेगी तो रेट ऑफ हीट आइस फॉर्मेशन ज्यादा होगा, वाई स्मॉल होगा तो डी वाई बाई डी टी ज्यादा होगा। मीनिंग इज कि इनिशियली rate of ice formation is faster, over the time it becomes slower. So जैसे ही जैसे आइस बनता रहता है उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन उतना ही स्लो होता जाता है। तो पहले फास्ट होगा फिर स्लो होगा। तो आपको दो पॉइंट्स पता चल गए। अभी तो ये पॉइंट पता चला था जो कि आपको पहले से पता था कि आइस फॉर्मेशन ऊपर से स्टार्ट होता है। अब आप आगे डीप पे बता सकते हो कि स्टार्ट्स फ्रॉम अपसाइड एंड गेट स्लोज डाउन। इनिशियली इट्स फास्टर देन डिक्रीजेस और ये रेसिप्रोकल वे पे डिक्रीज करता है। तो आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर वाई पर रेट इतना था तो दूसरे वाई पे कितना होगा, दोनों का रेशियो लो, आप आंसर दे सकते हो। कॉपी कर लिया होगा। अब इसको हम लोग टाइम से रिलेट कर लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता और अपने को ये पता चला कि जो डी वाई बाई डी टी है, डी वाई बाई डी टी, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है के थीटा डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ आइस इंटू एल इंटू वाई। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, यही 5 लीटर लिखे हुए। अब आपको पता चला कि डेंसिटी ऑफ आइस हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, वाटर क्यों नहीं। Then after to integrate it, you can write it like this कि dt की वैल्यू अलग कर लीजिए, टाइम कैलकुलेट करना है। सो ये बनेगा डेंसिटी ऑफ आइस L y upon k theta dy. Then you can go for integration both side. Go for integration. अगर इनिशियली जीरो से चलना है तो जीरो से चला लीजिए, किसी y1 से y2 जाना है तो इसी इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर सकते हो जीरो टाइम से t टाइम तक के लिए। सो कितना टाइम लगने वाला है y थिकनेस को बनने के लिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। डेंसिटी ऑफ आइस L K थीटा दीज आर गोइंग टू बी कांस्टेंट और आपको मिलेगा y स्क्वायर बाई 2। So time taken to form y thickness is going to be this L y square by 2k theta. इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टाइम अगर y सपोज ऐसा बोलता है 10 सेंटीमीटर को फ्रीज होने में इतना टाइम लगता है तो 20 सेंटीमीटर को फ्रीज होने में कितना टाइम लगेगा। सो ये थिकनेस ऑफ फ्रीजिंग है और ये टाइम टेकिंग फॉर द सेम प्रोसेस। काफी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है। इन केस क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली आंसर दे देना है, इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो इसमें आइस फॉर्मेशन का प्रीवियस स्लाइड ये। सो दोनों फॉर्मूलाज पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। और ये जो टाइम है आउटसाइड के टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, रेसिप्रोकल है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। डेंसिटी एल के दीज आर द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ आइस। तो सारी प्रॉपर्टीज जो आप यूज कर रहे हो सारा का सारा आइस का है, वाटर का कुछ भी नहीं है। कॉपी कर लिया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाउट कंसर्न आ रहा हो तो पूछ सकते हो। यू आर बोथ द चॉइसेस। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं एंड वी कैन गो फॉर द थर्ड mode of heat transfer, that's called radiation. Radiation of heat. अगेन एग्जाम को लेकर के ये भी खास इंपॉर्टेंट है। रेडिएशन जो टर्म होता है उसको हम दो मीनिंग के साथ यूज करते हैं। क्या क्या मीनिंग्स है वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। इसकी एक मीनिंग है ये प्रोसेस है ऑफ हीट ट्रांसफर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। So radiation is a process of heat transfer, just like conduction, convection. रेडिएशन को हम लोग यूज करते हैं टू डिनोट हीट इटसेल्फ। तो ये हीट इटसेल्फ को भी डिनोट करने के लिए हम लोग रेडिएशन वर्ड यूज कर लेते हैं। हीट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Just like light. Light is electromagnetic radiation. So heat is also electromagnetic radiation.
और जनरली ये इंफ्रारेड कैटेगरी का होता है। तो सिंस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसलिए हम हीट को ही रेडिएशन बोल देते हैं। और रेडिएशन एक प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, सो इट हैज टू मीनिंग्स। वी नीड टू बी केयरफुल कि कौन सी मीनिंग को वो यूज कर रहा है। क्या वो रेडिएशन एज अ हीट को बोल रहा है या फिर रेडिएशन एज अ प्रोसेस को बोल रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेडिएशन एज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे, और उसमें हीट को भी हम लोग रेडिएशन बोलेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? हम लोग अभी 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो फील्ड्स होती हैं, एक साथ मिल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और इनके अपने कई सारे कैटेगरीज है, जैसे यूवी रेज हैं, विजिबल लाइट्स हैं, इंफ्रारेड है, रेडियो वेव्स है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जाम्पल है। इन सब की कुछ खास बातें होती हैं। तो जैसे कि जब ये मूव करते हैं वैक्यूम में, तो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। सभी की स्पीड ऑफ लाइट होती है, फोटोन से मिल करके बने होते हैं। और इनके बारे में जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। सो इसके बारे में बोल सकते हैं कि रेडिएशन दे मूव और दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा बोल सकते हैं, with the speed of light. जैसे सन से धूप आती है, जो सन रेज आती हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होते हैं, और वो रेडिएशन ही होते हैं। और उनकी वजह से हीट आती है, अपने को हीट फील होता है। तो नून में, दोपहर में आप बाहर खड़े होते हो तो आपको गर्मी लगती है। क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि रेडिएशंस आर कमिंग फ्रॉम अ सोर्स इज अ सन। सो वहां से जो रेडिएशंस आ रहे हैं वो हीट को लेकर के आ रहे हैं। और वो किस स्पीड से आते हैं? स्पीड ऑफ लाइट से आते हैं, दैट इज c which is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ये स्टोरी जो है वो वैक्यूम की है। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे तो वो समझ सकते हो। ये वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इनके कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, छोटा छोटा लिख देता हूँ। जैसे इनकी एनर्जी होती है, ये फोटॉन्स होते हैं, क्वांटम होती है। सो एनर्जी विथ 1 फोटोन। अब इसी एनर्जी को आप हीट बोल सकते हो, दैट इज hc by lambda होता है। मोमेंटम of 1 photon p, this is going to be h by lambda. H is a Planck's constant, lambda is a wavelength, c is the speed of light. इनको हम लोग डिटेल में कभी आगे पढ़ेंगे, तो अभी इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट इन केस अगर आता है तो हम समझ सकते हैं कि फोटोन से रिलेटेड है, बेसिक आइडिया उसी से लिंक्ड है। ना, ये तो जनरल बातें हुई रेडिएशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब ये प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर का क्या, किस तरह से प्रोसेस चलता है, और कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, और मोर ओवर कि व्हाट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर्मूला, जैसे कन्वेक्शन कंडक्शन में मिला था, तो यहाँ पर भी हम लोग डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रोसेस के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख करके बताता हूँ। सो रेडिएशन ऑफ हीट, जब हम लोग रेडिएशन ऑफ हीट बोलते हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द हीट ट्रांसफर प्रोसेस। Sir, please show the last slide once. Sure. It is the last slide, और इस पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उनको आप कॉपी कर सकते हो, और कंसर्न हो तो पूछ सकते हो। डी ब्रोगली और प्लैंक वाला ना, हाँ ये वही है, डी ब्रोगली और प्लैंक कांस्टेंट वाला है। सो एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट, आप केमिस्ट्री में भी यूज करते हो। और इनफैक्ट आपने इतना सुना होगा, क्योंकि 10th में भी कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो क्वांटा के फॉर्म में होते हैं, और ईच क्वांटा इज अ फोटोन एंड दिस इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। सो अगर 2 फोटोन होंगे तो 2 टाइम्स एनर्जी हो जाएगी, 3 फोटॉन्स होंगे 3 टाइम्स हो जाएगी, n नंबर होंगे तो n टाइम्स हो जाएगी। इसका मतलब जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, जैसे 1 जूल के बाद 1.1 जूल है, 2 जूल 1.2 जूल है, ऐसा नहीं है। इट्स लाइक
डिस्क्रीट, सो SC बाई लैम्डा एक नंबर होगा, उसका फिर डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, n टाइम्स हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल टाइम्स नहीं हो सकता। इसी से एक नई फिजिक्स का जनरेशन हुआ, बर्थ हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। सो क्वांटम फिजिक्स यहीं से जनरेट होती है जब एनर्जी क्वांटाइज्ड हो जाती है। इनफैक्ट ये मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड हो गया। सो आगे चल करके आप देखते हो कि बोर मॉडल वगैरह में भी हम लोग देखते हैं कि रेडियस भी क्वांटाइज्ड हो जाती है। सो वहाँ से क्वांटम फिजिक्स का बर्थ होता है। एनीवे अभी अपना जो पर्पस है वो रेडिएशन को लेकर के, सो उस पर्पस पे स्टिक रहता है। रेडिएशन ऑफ हीट कैसे होता है, सो इसके लिए क्या मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, नहीं होता है, और किस तरह से हीट चलती है, सो वो बताता हूँ। इन दिस मोड heat transfer occurs in electromagnetic waveforms and there is no requirement of medium. So heat transfer के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। दिस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि रेडिएशन के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अपने वेव चैप्टर पढ़ रखा है, तो वेव में हम लोगों ने ये बात लिखी थी या सुना समझा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, जिनको हम नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं, उनको डिफाइन ही ऐसा किया गया था कि उनके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। सो ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर जाते हैं। और कौन से वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये जो होते हैं वो ट्रांसवर्स वेव की कैटेगरी में रहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर रहता है। सो आपको याद क्या रखना है कि जो रेडिएशन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है, इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि वैक्यूम पर आप बैठे हो और सामने अपने किसी ने फायर लगा रखी है, तो क्या आपको हीट महसूस करेगा? अगर करेगा तो किस मोड ऑफ ट्रांसफर से करेगा? तो आप बता सकते हो कि अगर वैक्यूम पर है तो कंडक्शन कन्वेक्शन जैसी चीजें नहीं हो सकती हैं, जो भी होगा वो रेडिएशन होगा। फिर आपसे पूछेगा सन रेज अपने पास आ जाती हैं, क्यों आ जाती है जबकि बीच में वैक्यूम भी है? तो आप बोलोगे कि रेडिएशन जो है वो वैक्यूम से चल लेता है, इसलिए वो अपने पास आ जाता है। अगर वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता तो सनराइज अपने पास नहीं आ पाते। सो ये रेडिएशन के बारे में बात हो गया। अब इसके लिए हम लोग फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। सो अगर कोई बॉडी अपने पास, लेट्स से ये बॉडी है, इररिस्पेक्टिव कि ये किसी इन्वायरमेंट पे रखा है, मीडियम पे रखा है, इसके सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर है नहीं है, उससे इररिस्पेक्टिव। और अगर लेट्स से कि इसका टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, so T0 temperature is outside. Outside there may be gas particles, there may not be the gas particles. T is the temperature of the body. So ये जो बॉडी है ये हीट को ट्रांसफर करता है, रेडिएट करता है. So this is going to radiate heat. At the same instant it is going to absorb heat. So this process keeps on going for all the bodies for all the times. So सभी बॉडी सभी टेम्परेचर्स पर हीट को रिलीज करते रहते हैं इन दी एटमॉस्फेयर और इन दी सराउंडिंग, और सभी बॉडी सभी टेम्परेचर पर हीट को एब्जॉर्ब भी करते रहते हैं फ्रॉम दी सराउंडिंग। ना जो इमिशन होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इन टेम्परेचर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अगर दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा तो जिस रेट से हीट को रिलीज कर रहा है, जिस रेट से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों बराबर रहेंगे। सो दैट विल बी नोन एज इक्विलिब्रियम। अगर T ज्यादा है, T0 कम है, तो फिर रिलीज का रेट ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट कम होगा, सो दैट की बॉडी दोनों और सराउंडिंग के टेम्परेचर पर आ सके। सिमिलरली अदरवाइज, सो लेट्स से कि यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है dQ/dt, इसको 1 बोल देते हैं। 1 का मतलब ये रिलीज कर रहा है। dQ/dt बार बार लिखना भारी पड़ेगा, तो इसको एक सिंबल दूसरा दे देते हैं U1. U इज बेसिकली पावर। अब P भी लिख सकते थे P1,
पावर बोले तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। एब्जॉर्प्शन का रेट जो होगा उसको हम डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी सेकेंड नंबर दे सकते हैं, और इसको या फिर U2 बोल सकते हैं। नाउ U2 अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड ये एब्जॉर्ब कर रहा है, U1 अमाउंट ऑफ हीट पर सेकेंड ये रिलीज कर रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन चीजें बनने वाली हैं। क्या क्या सिचुएशंस बन सकती हैं वो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, कॉमन सेंस से भी आपको समझ में आएगा। अगर T और T0 बराबर है, इसका मतलब और इसका मतलब बैकवर्ड्स दोनों, इसका मतलब ये निकलेगा कि U1 और U2 बराबर है। जितना हीट पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड एब्सॉर्ब कर रहा है उतना बाहर रिलीज कर दे रहा है, तो कोई भी हीट का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है, हेंस उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इन केस T की वैल्यू T0 से बड़ी होगी, सो दैट मीन्स बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर। जैसे आपका कप ऑफ टी था, ज्यादा टेम्परेचर पर होगा तो वो अपने टेम्परेचर को डाउन करना चाहेगा। डाउन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट को रिलीज करना पड़ेगा ज्यादा रेट से, और एब्जॉर्ब कम रेट से करना पड़ेगा। तो इस केस में आप पाओगे कि जो U1 की वैल्यू है वो ज्यादा होगी, U2 की वैल्यू कम हो जाएगी। और सिमिलरली अगर T0 की वैल्यू ज्यादा है तो फिर दैट मीन्स योर बॉडी इज कोल्ड। सो अगर आइस को आप रखते हो एटमॉस्फेयर में तो आप देखते हो आइस मेल्ट हो जाता है, या फिर वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे रखो तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है। तो इसका मतलब वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को और रिलीज कम रेट से कर रहा है। सो एब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू बी हायर एज कंपेयर टू द रिलीज। सो टेम्परेचर से इनका जो पावर का रिलीज और एब्जॉर्प्शन होता है वो रिलेट किया जा सकता है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहेंगे कि ये U1 U2 कितना है। एक बार U1 U2 पता चल जाए तो हम ये बता सकते हैं कि नट सेल में कितना हीट का एब्जॉर्प्शन चल रहा है या फिर नट सेल में कितना हीट का रिलीज हो रहा है। उसके बाद हम लोग ये भी बता पाएंगे कि रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज क्या होगा। दैट मीन्स अगर बॉडी बॉडी कूल हो रही है, सो व्हाट इज द रेट ऑफ कूलिंग। अगर बॉडी वार्म हो रहा है तो व्हाट इज द रेट ऑफ वार्मिंग। एक बार हमको कूलिंग का रेट या वार्मिंग का रेट पता चल जाता है तो हम ये भी बता सकते हैं कितने टाइम के बाद कितना टेम्परेचर में चेंज आने वाला है। सो ये रेडिएशन के लिए बात हो जाएगी। सो एक जनरल पॉइंट मैंने आपको बताया। अब इसी को एक थ्योरी से लिंक कर देते हैं। एक थ्योरी है जिसको हम बोलते हैं प्रीवोस्ट थ्योरी। वो बताती है कि U1 और U2 या बेसिकली वो इस प्रोसेस के बारे में बताती है। और फिर आगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, वो U1 U2 को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। सो इसको एज अ हेडिंग लिख सकते हैं, प्रीवोस्ट थ्योरी। Theory of heat exchange. Prevost theory of heat exchange. इनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी जो मैंने बोला है वही स्टेटमेंट है, प्रॉपर्ली लिख लेते हैं। और इस पर जो क्वेश्चन आएगा वो थ्योरेटिकली पूछ सकता है कि क्या ऐसा होता है, आप बोलोगे यस ऐसा होता है। सो इस स्टेटमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये बोलते हैं कि कोई भी बॉडी, वही जो स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, सभी ऑब्जेक्ट सभी टेम्परेचर पर हीट को रिलीज करते हैं, और सभी ऑब्जेक्ट सभी टेम्परेचर पर सभी टाइम पर हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ हीट दैट कीप्स ऑन गोइंग एवरी टाइम एट ऑल टेम्परेचर्स एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कि सभी बॉडी का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा होता है। सो शॉर्ट में ऐसा लिखा जा सकता है, ऑल ऑब्जेक्ट्स at all temperatures greater than absolute zero Kelvin. So all bodies, yeah, all objects at all temperature 0 Kelvin है ये, release heat to the surrounding. Further ये बोलते हैं, the rate of heat transfer or the rate of heat release
depends on surface area of body or object and its temperature. So जो बॉडी का सरफेस एरिया है और बॉडी का जो टेम्परेचर है उस बात पर डिपेंड करता है. तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड से लिंक करते हो तो जो U1 है इस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है और इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका एरिया कितना है. कौन सा एरिया? सरफेस एरिया. सो बेसिकली वी कैन क्लेम कि जो U1 है दैट इज अ फंक्शन ऑफ A and T. ऐसा बोला जा सकता है. So it depends on the surface area, it depends on the temperature. Depending upon these two parameters, rate of heat release डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स का इन्हीं दो पैरामीटर्स पे. इसी एक काउंटर वर्जन है. जैसे ये हीट रिलीज के बारे में बात करता है तो ये एक स्टेटमेंट ये भी देते हैं कि हीट एब्जॉर्प्शन भी होता है. All objects at all temperatures greater than absolute absorb heat from surrounding depending upon surface area of body or object and temperature of surrounding. So सराउंडिंग के टेम्परेचर और बॉडी के सरफेस एरिया पर डिपेंड होता हुआ हीट ट्रांसफर होता है या फिर हीट एब्जॉर्प्शन होता है सभी बॉडीज में. सो अगर आप U2 के बारे में बात करेंगे सो U2 विल बी फंक्शन ऑफ एरिया एंड टेम्परेचर विच इज ऑफ द सराउंडिंग. कॉपी कर लीजिए. एरिया और टेम्परेचर के बारे में यहाँ पे बताया गया. प्रिवोस्ट ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि किस तरह से कौन से फॉर्मूलेस पे डिपेंड करता है, बट ये जरूर बताया कि किन किन पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. तो ये क्वालिटेटिवली है. इसी को क्वांटिटेटिवली स्टीफन ने बताया. सो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. उससे पहले कुछ माइनर से डेफिनेशंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. So if you are done with this, we can go ahead. So some definitions हैं जैसे कि absorptive power. absorptive power को हम लोग A से लिखते हैं और ये क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ और इसका एक्सप्रेशन है वो भी बताता हूँ. सो सपोज करिए अपने पास कोई बॉडी है और इस बॉडी को कोई हीट देता है. इस पर हीट इंसिडेंट होता है. सॉरी, हीट रेडिएशन के फॉर्म में है. सो रेडिएशन वेव के फॉर्म में है. वेव किसी बाउंड्री से जब कोलाइड करता है तो क्या क्या होता है ये वेव चैप्टर में हम लोगों ने समझा है. तो इंसिडेंट वेव के साथ क्या हो सकता है, दो फिनोमिना हो सकते हैं. वो ट्रांसमिट भी हो सकता है और वो रिफ्लेक्ट भी हो सकता है. तो ये जो हीट है लेट्स से एक इंसिडेंट हीट है या वेव है, ये रेडिएशन है. इस इंसिडेंट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा क्योंकि वेव रिफ्लेक्ट होती है तो ये रिफ्लेक्टेड वेव हो जाएगी. और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा. ट्रांसमिट का मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा. So just like wave, because these are electromagnetic waves, so they form the concepts of wave. So whenever the radiation falls on any body, depending upon its surface nature, वो partially reflect और partially transmit करता है. ऐसा भी हो सकता है 100% ट्रांसमिट हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए और या फिर 100% रिफ्लेक्ट हो जाए. डिपेंड करता है सरफेस कैसा है. लेकिन इन जनरल कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ ट्रांसमिट करेगा.
सो ये रेडिएशन इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। नाउ अगर एब्जॉर्ब वाली बात करें तो ये जो QT जिसको लिखा गया वो एब्जॉर्ब्ड हीट है, QI इंसिडेंट हीट है। तो इनको मैं लिख देता हूँ, ब्लैक कलर यूज करते हैं। सो इंसिडेंट रेडिएशन और हीट, यहाँ पर जो हम लोग रेडिएशन वर्ड यूज कर रहे हैं वो हीट के लिए यूज हो रहा है, एनर्जी के लिए। सो इंसिडेंट रेडिएशन इज Q इंसिडेंट, या फिर डेल्टा Q बाई डेल्टा D भी लिख सकते हैं, या U1 U2 लिख सकते हैं, जैसे भी लिखना चाहें आप। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, तो रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ हीट जो आएगा वो QR हो जाएगा। एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड रेडिएशन, तो जो ट्रांसमिट करेगा यानी सरफेस के अंदर जाएगा वही एब्जॉर्ब हो रहा होगा, उसी को हम लोग QT लिख सकते हैं। ना एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? एब्जॉर्प्टिव पावर होता है फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट दैट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड टू दैट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट का कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हुआ है उसको हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं। सो एब्जॉर्प्टिव पावर इज डिफाइंड एज, मैं मैथमेटिकली लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ। एब्जॉर्प्टिव पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ absorbed radiation or heat per unit incident radiation or heat. This is how absorptive power define किया जाता है ना। अगर आपको पावर पता चल गया देन यू कैन थिंक ऑफ कि एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में ये जनरली पूछ लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि स्टूडेंट को थोड़ा सा मिसनॉमर नजर आता है। वो पावर सोचेगा तो पावर बोलेगा कि, जैसे पूछेगा कि एब्जॉर्प्टिव पावर का यूनिट बताइए, उसका डायमेंशन बताइए, तो हम इसको पावर का डायमेंशन नहीं बताएंगे। इट्स नॉट अ पावर, इट्स रादर अ रेशियो ऑफ टू पावर्स। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा? यूनिटलेस हो जाएगा। सो दिस इज यूनिटलेस। दो साउंड ऐसा करता है कि ये पावर है, लेकिन ये पावर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, रेशियो है। सो ए को हम लोग लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्यू विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय क्यू विच वाज इंसिडेंट। से फॉर्मूला बन जाएगा। अगर कोई बॉडी 100% एब्जॉर्ब कर ले जा रही है तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर कोई बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो ए की वैल्यू 0 होगी। इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि जो ए का रेंज है वो 0 से लेकर के 1 तक है। सो एब्जॉर्प्टिव पावर की जो वैल्यूज होती है दैट रन्स फ्रॉम 0 to 1। 0 will be the case when it is completely reflected, and 1 will be the case when it is completely absorbed. Now, something called black body, हम लोग उसको शॉर्ट में बी लिख सकते हैं, ब्लैक बॉडी। ये भी एक छोटा सा पॉइंट होता है, व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जिसमें जो भी इंसिडेंट रेडिएशंस आते हैं सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो अगर कोई एक ऐसा बॉडी अपने पास है जो सारे के सारे इंसिडेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, नथिंग इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, ऐसी बॉडी को हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं। सो हम लोग लिख सकते हैं अ बॉडी that absorbs all the incident radiations falling on it. So कभी आपसे पूछता है व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, देन यू आंसर लाइक दिस कि एक ऐसा बॉडी जो सभी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर जाता है, जो भी इस पे फॉल करता है उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू कितनी आएगी? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए फॉर ब्लैक बॉडी? तो सिंपल है, वही मैं बोल रहा हूँ, सभी एब्सॉर्ब कर गया, QR 0 हो जाएगा, सो दैट्स गोइंग टू बी 1। आप बोलोगे Q transmitted is going to be equal to Q incident and Q reflected is going to be 0. That happens for the black body. 1 हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। और बेसिकली ब्लैक बॉडी एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है
और इन जनरल ए की वैल्यू 1 से छोटी रहती है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी भी होती है। तो दूसरा एक्सट्रीम होगा जब कोई भी रेडिएशन एब्जॉर्ब ना करे, उसका मतलब होगा दैट इज अ कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी। सो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग बॉडी के लिए आप पाओगे कि ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, और बाकी सारी बॉडीज के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहती है। सो एब्जॉर्प्टिव पावर यहाँ से बताया जा सकता है। इसी से मिलते जुलते और भी टर्म्स के नाम ले लिए जाते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्टिव पावर बोले तो कभी आपसे बोले कि व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव पावर। सो रिफ्लेक्टिव पावर को हम लोग बोलेंगे कि रिफ्लेक्टिंग हीट डिवाइड बाय इंसिडेंट हीट। ट्रांसमिटेड पावर के बारे में बोल सकते हैं, अच्छा ट्रांसमिटेड तो हम लोग बात कर चुके हैं, तो वो एब्जॉर्प्टिव हो गया। और रिफ्लेक्टिंग के बारे में बोलेगा तो रिफ्लेक्टिंग का रेशियो निकाल देंगे। तो जनरली अपने लिए जो यूज होता है वो एब्जॉर्प्टिव पावर होता है, उसको हम लोगों ने लिख लिया। इसी से मिलता जुलता अगला टर्म होता है इमिसिव पावर। इमिसिव पावर को जनरली हम लोग ई कैपिटल ई से इंडिकेट कर लेते हैं। ये पावर होती है, इसका क्या डेफिनेशन है वो बताता मैं आपको, समझा करके बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सपोज कर लीजिए कि अपने पास कोई बॉडी है और इस बॉडी का खुद का अपना टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट होगा, तो फिर ये हीट रिलीज करेगा एज पर पिगोस थ्योरी। जब ये हीट रिलीज करेगा, सपोज कर लिए हमने एक एरिया चूज किया यहाँ पर, एरिया ए, सो हीट जो रिलीज करेगा डेल्टा यू और या फिर डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट ये रिलीज करता है, कितने टाइम पे रिलीज करता है, डेल्टा टी पे रिलीज करता है, और इसका एरिया ए दिया गया। तो इमिसिव पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन। सो इमिसिव पावर इज डिफाइंड एज E is equal to the heat that is being released per unit area, per unit time, per unit solid angle. So ये फॉर्मूला चलता है जहाँ पर डेल्टा क्यू क्या इंडिकेट कर रहा है, हीट को इंडिकेट कर रहा है, और डेल्टा टी टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ए सरफेस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, और डेल्टा सिग्मा जो मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में आपको बताता है कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। अब इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बता। सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे, हाँ मैं उसके बारे में बताता हूँ। सॉलिड एंगल के बारे में आपको बेसिक आइडिया भी दे देता हूँ, शायद अभी ये पहले ना बताया हो, और यहाँ पे उसका कोई खास यूज नहीं है, बस इसके डेफिनेशन में यूज है। सो डेफिनेशन में क्या यूज है वो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। इट्स नॉट तो इसकी डेफिनेशन अगर थ्योरेटिकली अपने को लिखना होगा तो क्या बोलेंगे, इट इज amount of heat released by or emitted by a body per unit area, surface area, per unit time,
and per unit solid angle. So ये जो डेल्टा ओमेगा लिखा है इसको हम ओमेगा पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड एंगल. अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ अप कर देता हूँ कि सॉलिड एंगल को हम लोग प्लेन एंगल जैसे ही निकालते हैं. ये एरिया अपॉन कुछ ऐसा लिखा जाता है. अगर कोई सरफेस दिया होगा, जब कभी सरफेस आएगा तभी हम लोग इसको यूज करते हैं. ये सरफेस के ओरिएंटेशन को बताने की कोशिश करता है. दैट इज एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर. इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं. सो एरिया का मतलब क्या हुआ, सपोज कर लीजिए आपके पास ये सरफेस है और यहाँ से आप इसको ज्वाइन करते हैं इसके सरफेस के हर एक पॉइंट को, सरफेस के हर एक पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बनेगा. 3 डायमेंशनल, ये इसी को हम डेल्टा ओमेगा बोलते हैं. और ये इसका जो एरिया था वो डेल्टा ए था और ये जो डिस्टेंस है सरफेस वाली वो आर है. सो अगर हमको सरफेस पता हो, डिस्टेंस पता हो फ्रॉम द पॉइंट, तो फिर सॉलिड एंगल इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. सर वो सेंटर वाले पॉइंट से वो जो एंगल है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहता है? सेंटर ऑफ पॉइंट से सर एंगल लाइक वो 1 सेंटीमीटर रहता है क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस? नहीं, ये जो डेल्टा हम लोग जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं डेल्टा, इसका मतलब है ये जो डेल्टा है बहुत छोटा है. सिंस ये डेल्टा ये बहुत स्मॉलर है तो इसकी सारी ये डिस्टेंसेस है ना जो सरफेस से वो सभी के सभी आर है. तो उस समय आप इसको डेल्टा ए और डी ए अपॉन आर स्क्वायर लिखते हो. अगर टोटल एंगल निकालना है तो फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे. इस पे 1 सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं रहता है. बस वो डिस्टेंस आपको पकड़नी होती है सरफेस की बाउंड्री की, फ्रॉम द पॉइंट जहाँ से आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो. ये कोन के लिए काफी इजीली आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कोन के लिए आर इंटीग्रेट करेंगे तो आर कांस्टेंट रहता है. तो अगर अपने पास एक कोन है, सपोज कर लीजिए, सो इसके अगर बाउंड्री से पेरीफेरी से अगर आप पॉइंट ज्वाइन करते हो तो यहाँ पर एक सॉलिड एक कोन इस तरह से 3 डायमेंशनल एंगल बनता है. इसको आप ओमेगा लिख सकते हो. इसका एरिया अगर ए दिया गया है, ये डिस्टेंस आर रहेगी, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. एरिया डिवाइड बाई आर स्क्वायर से. एरिया आपको पता होगा तो इसको आप सॉलिड एंगल से लिख सकते हो. ये आर और वो आर में डिफरेंस है. अगर ये सॉलिड एंगल आपका सपोज कर लीजिए अल्फा आता है तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस पाई 1 माइनस कॉस अल्फा. सो ये भी एक फॉर्मूला है, पहले मैंने बोला होगा, कभी नहीं बोला है तब आप याद रख सकते हो. दिस इज ट्रू फॉर कोन केसेस. कोन सरफेस जहाँ पर अल्फा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल है जो कि हम लोग जानते हैं और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सेमी वर्टिकल एंगल के टर्म में हम सॉलिड एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं. बाकी कोई और बॉडी आएगी तो इसी को इंटीग्रेट करके हम बता पाते हैं. सर वो सॉलिड एंगल और चेंज इन सॉलिड एंगल सेम ही है क्या, मतलब डेल्टा ओमेगा और डेल्टा का मतलब हुआ स्मॉल स्मॉल सॉलिड एंगल. जैसे कि जब कभी हम कोई वेरिएबल क्वांटिटीज को निकालते हैं ना तो पहले डी आर निकालते हैं फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं. तो ये अपने लिए डी, इसको आप डी भी लिख सकते हो. डी सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डी एरिया अपॉन दिस. ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर इंटीग्रेट कर लोगे तो फिर टोटल सॉलिड एंगल निकल आएगा. यहाँ पर भी जब हम लोगों ने डी टी लिखा हुआ है, डी क्यू लिखा हुआ है, तो डी सॉलिड एंगल लिखेंगे. तो जो आप एलिमेंट कंसीडर करोगे सरफेस का, उस सरफेस का कितना सॉलिड एंगल बन रहा है वो कैलकुलेट करते हैं. डेल्टा टी डी टी कैलकुलेट करते हैं, क्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर सबको हम यूज करके इंटीग्रेट करके निकालते हैं. अब देखो इससे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं तो ये डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये 3 सारे नंबर आपको देगा, डायरेक्टली आपको यूज करना होगा. और या फिर क्या करेगा कि थ्योरेटिकली पूछ लेगा कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है. यहाँ पे जो सॉलिड एंगल का रोल है वो ओरिएंटेशन बताने के लिए. आपको पता है कि अगर वही एरिया ज्यादा एक्सपोज्ड होगा तो रेडिएशन से ज्यादा हीट को निकालेगा. अगर सेम एरिया को आप कम एक्सपोज करते हो तो हीट का रेडिएशन जो है सेम एरिया से कम हो जाएगा. सो इसका मतलब जो इमिशन पावर होती है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है उसका ओरिएंटेशन कैसा है सरफेस का.
और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी उसका पावर हो जाता है, एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो फिर वो अपने को पता चल जाता है इमिसिव पावर। अच्छा, ये इमिसिव पावर है, इसकी यूनिट को हमको केयरफुली देखना होगा, ये हीट डिवाइड बाई एरिया डिवाइड बाई टाइम है। और सॉलिड एंगल के लिए कोई खास यूनिट नहीं रहता है, स्टेरेडियन रहता है, लेकिन वो ना भी लिखते हैं तो चलता है। जैसे रेडियन मिक्स हो जाता है तो वो भी मिक्स किया जा सकता है, ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। सो ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सॉलिड एंगल का जनरल यूज नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इस पर डीप पे नहीं जा रहे हैं। और अगर कभी कौन सरफेस देता है तो इससे निकाल सकते हैं, फिर वो आपको क्या देगा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे देगा, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर इस पर रख भी सकते हैं। सो पॉइंट इज की जो एब्जॉर्प्टिव पावर है वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी है। इमिसिव पावर है, उसका डेफिनेशन एक इंटायरली डिफरेंट है। और इमिसिव पावर के करस्पॉन्डिंग एक टर्म डिफाइन किया जाता है जिसको हम इमिसिविटी कहते हैं। इमिसिविटी, इसको ई से लिखा जाता है, स्मॉल ई से। सो अगर इमिसिविटी अपने को पता करना है, देखो क्या होता है ना कि इमिसिव पावर निकालना हमारे लिए टफ जॉब होता है, क्योंकि वो बॉडी के सरफेस, ओरिएंटेशन, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर लेते हैं, इमिसिविटी। ये भी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जीज हो जाता है। तो अगर कोई बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है तो उसको किसी के रिलेटिव हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर ये बॉडी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या फिर यू, व्हाटएवर यू कॉल इट एज, सो इसका जो रेडिएशन है, रेट ऑफ हीट रेडिएशन, उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं ब्लैक बॉडी से। और ब्लैक बॉडी से कंपेयर करने के बाद फिर इमिसिविटी को डिफाइन कर लेते हैं। सो इसको कैसे डिफाइन करते हैं मैं क्विकली लिख देता हूँ। दिस इज बेसिकली heat radiation, or simply radiation by a body divided by heat radiation by a black body at same temperature. So heat radiation मतलब बेसिकली हम ऐसा भी लिख सकते थे, इमिसिव पावर। तो जो इमिसिव पावर ऑफ बॉडी डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। सो इमिसिव पावर ऑफ बॉडी और इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं इमिसिविटी। सो इस ये इमिसिविटी होती है, ये भी यूनिट लेस हो जाती है। ब्लैक बॉडी के बारे में आप देखेंगे, ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा हीट को इमिट करता है, तो ई की जो वैल्यू भी होती है वो भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही होती है। और फॉर ब्लैक बॉडी इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, जस्ट लाइक ए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो ई और ए होता है वो आपस में बराबर होता है, उसको हम लोग किरचॉफ्स लॉ के नाम से जानते हैं। सो ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 रहेगी। और अगर कोई बॉडी बिल्कुल भी इमिट नहीं कर रहा है तो उसके लिए ई 0 हो जाएगा। जनरली बॉडी इमिट करता है प्रिवोस्ट के अकॉर्डिंग, और वो अपने खुद के टेम्परेचर पर। तो जब हम ये रेशियो निकालते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तो इसको इमिसिविटी कहते हैं। चलेगा। सो ये इमिसिविटी हो गया और एब्जॉर्प्टिविटी हो गया। एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिविटी भी कह सकते हैं उसको हम लोग एब्जॉर्प्टिव पावर कहते हैं। और इमिसिव पावर हो गया। इसके बेसिस पर हम लोग स्टीफेंस लॉ के बारे में बात कर सकते हैं और ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि यू की वैल्यू कितनी आएगी। उसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, क्योंकि उस पर अभी कई सारे टर्म्स हैं, अब इनको डाइजेस्ट कर लो और उस पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स रहेगी। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को कंप्लीट कर लेंगे और विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो फिर ये हीट और हीट से रिलेटेड वाला स्टफ हो जाएगा। ओके, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। Sir, can you please show the slide of Parvos theory of heat transfer?
Gauss theory of heat transfer slide is here. Sir, can you explain solid angle once again? Solid angle is defined as differential area. Solid angle जो होता है वो सरफेस के लिए होता है, एरिया के लिए होता है. जैसे आपका जो प्लेन एंगल होता है ना, वो दो लाइंस के बीच का एंगल प्लेन एंगल होता है, तो उसके लिए दो लाइंस की जरूरत पड़ती है. सॉलिड एंगल के लिए दो लाइंस की नहीं, बल्कि एक सरफेस की जरूरत पड़ती है. जब कभी कोई सरफेस लो, अगर एक बहुत छोटा सा सरफेस लो, उस सरफेस के सभी पॉइंट को सरफेस की बाउंड्री के सभी पॉइंट्स को अगर आप किसी एक पॉइंट से ज्वाइन कराते हो, तो बीच पे जो एंगल बन रहा होता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं. अगर आप प्रैक्टिकली विजुलाइज करना चाहते हो तो आप एक कोन लो, आइसक्रीम वाला कोन होता है, उसके जो वर्टेक्स वाले पॉइंट पर है ना, वहां पर वो जो एक सर्कुलर टाइप का एंगल बनेगा 3 डायमेंशन में, उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं. और लीनियर या प्लेन एंगल के लिए लाइंस बनानी होती है, उनके बीच के एंगल देखते हैं, जबकि सॉलिड एंगल में हम सरफेस के बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं किसी एक पॉइंट से, फिर जितना भी एंगल बीच में बन रहा होता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं. मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? एरिया ऑफ दैट सरफेस जो हमने चूज किया है, जिसका सॉलिड एंगल निकालना है, डिवाइड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर. नाउ अगर आपने कोई रैंडम सरफेस चूज किया है तो उस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस, अलग अलग वैल्यूज की होंगी, तो इसलिए उस सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट चूज करोगे, उसके लिए डेल्टा ओमेगा लिखोगे, फिर उसके लिए उस डेल्टा एरिया को लिखोगे, फिर आर स्क्वायर वेरिएबल रहेगा, फिर दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे. सो निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड जॉब होता है. सिंपल ज्योमेट्रीज के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, जैसे कि कोन के लिए या सर्कुलर सरफेस के लिए. कोन का मतलब बेसिकली हमारे पास सरफेस कैसा है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर सरफेस को किसी पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो कोन जैसा बन जाएगा. पॉइंट उसके सेंटर के अलावा कोई और पॉइंट होगा उसकी एक्सिस पर. सो उसके लिए अगर सर्कुलर सरफेस है तो फिर ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है. तो अगर कभी भी एग्जाम में आएगा तो सर्कुलर सरफेस से रिलेटेड आएगा, तो हम इसको यूज करके बता देते हैं. 2π1 माइनस कॉस अल्फा. और सॉलिड एंगल बताता क्या है, वो सरफेस की ओरिएंटेशन को बताने की कोशिश करता है कि सरफेस कैसे ओरिएंटेड है. जैसे कि प्लेन एंगल क्या बताता है, एक लाइन के रिस्पेक्ट में दूसरा लाइन किस तरह से ओरिएंटेड है. सो अगर वर्टिकली है तो हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री पर है, सेम ओरिएंटेशन पर है तो बोलते हैं 0 डिग्री पर है. तो लाइंस से लाइंस का ओरिएंटेशन जब बता पाते हैं, सिमिलरली हम सरफेस के ओरिएंटेशन को हम 3 डायमेंशन में चले जाते हैं, तो जो 3 डायमेंशन का एंगल होता है उसको सॉलिड एंगल कहते हैं. सर यस. सर वो जो फॉर्मेशन ऑफ आइस वाला जो कंसेप्ट था, उसमें आपने डायरेक्ट रिलीज हीट इक्वल टू कंडक्शन हीट कैसे ले लिया, मतलब समझा नहीं. आवाज आपकी कट गई है. उसमें मैंने क्या किया, ये फॉर्मेशन ऑफ आइस आपके सामने है, इस पे क्या कंसर्न है आप बोल सकते हो. सर आपने रिलीज हीट इक्वल टू कंडक्शन हीट क्यों ले लिया सीधा? इट्स लाइक हीट इज लाइक कि जैसे फ्लूइड फ्लो होता है ना, अगर एक जगह से फ्लूइड निकल रहा है तो पाइप से कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है हमारे पास. कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बताती है जिस रेट से जनरेट हो रहा है उसी रेट से फ्लो करेगा. तो अगर किसी पाइप से वाटर आ रहा है तो जिस रेट से वाटर आ रहा है उसी रेट से फ्लो करेगा, अगर आपने एक चैनल पे उसको बना रखा है तो. ऐसा नहीं हो सकता कि उनके रेट अलग अलग हो जाए. सिमिलरली एनर्जी भी वही होती है, तो जिस रेट से एनर्जी जनरेट हो रही है उसी रेट से उसको जाना है. फिर हमने को पता किया कि जाने का तरीका क्या है, कहाँ जा सकता है, नीचे जा नहीं सकता, वहां स्टे नहीं कर सकता है, तो फिर उसको ऊपर जाना पड़ेगा. ऊपर किससे जाएगा, आइस के थ्रू जाएगा. तो जिस रेट से वो जनरेट हो रहा है उसी रेट से वो ट्रांसफर भी होगा या ट्रैवल भी करेगा. इसीलिए जो रेट ऑफ हीट रिलीज और रेट ऑफ हीट कंडक्शन दोनों को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, फिर दोनों को इक्वेट कर दिया. इक्वेट क्यों किया? the rate at which it is being generated, it has to be equal to the rate which is being transferred. इसी वजह से क्या होता है ना कि आइस पुअर कंडक्टर होता है. जैसे उसकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है तो ये कंडक्शन कम कर पाता है, और अगर सिंस कंडक्शन कम हो रहा है इसलिए हीट का जनरेशन कम होता है. जनरेशन कम होता है तो आइस का फॉर्मेशन रुक जाता है, स्लो हो जाता है. सो जैसे ही उसका थिकनेस आइस का फॉर्म होता है ज्यादा, कंडक्शन पुअर हो जाएगा. कंडक्शन पुअर हो जाएगा तो हीट रिलीज भी कम होना चाहिए. इसका मतलब है वाटर का आइस में कन्वर्जन भी स्लो हो जाता है, इसलिए आइस का फॉर्मेशन स्लो हो जाता है. सो बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन. इसको भी आप कंटिन्यूटी इक्वेशन बोल सकते हो.
Okay, sir. सर Any कैन other दिस concern or doubt? सेम रीजन कि एंटार्क्टिका में बर्फ ज्यादा नीचे तक नहीं जमती एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव? बिल्कुल, द सेम रीजन इज कि एक्वाटिक क्रिएचर्स सर्वाइव करते हैं व्हेन वेरी सीवियर कोल्ड कंडीशंस, क्योंकि एक लिमिट के बियॉन्ड आइस का फॉर्मेशन नहीं होता है। सो वहाँ पर लिक्विड वाटर रहता है, और डीप पे चले जाओगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रहता है। सो नो मैटर आउटसाइड कितना टेम्परेचर है, डीप सीज में या डीप लेक्स में इनसाइड 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। सो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, वो अपने आप को डाउन साइड पे रख लेते हैं और वहाँ पर पड़े रहते हैं, और जब टेम्परेचर सही होता है तब वो बाहर आते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। या दैट्स द सेम रीजन देयर। सर पर जब बाहर आइस नहीं रहती तब भी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता ना, मतलब ओशन के नीचे का? हाँ, वो डीप पे 4 पे रहता है, क्योंकि वो हाईएस्ट डेंसिटी है और वाटर अपना हाईएस्ट डेंसिटी 4 पे रखता है डाउन साइड। सो जो डीप पर 4 डिग्री सेल्सियस का होना, वो आउटसाइड की कंडीशन से इंडिपेंडेंट है। हाँ। सर सिटी वाटर की तो अलग होगी ना, वो सेलाइन वाटर है, तो फ्रीजिंग टेम्परेचर अफेक्ट नहीं होगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। जब कभी वाटर आइस में कन्वर्जन होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। माइनर इफेक्ट्स हो सकते हैं, बट वी इग्नोर दोस, और वी फाइंड इट, वी कंसीडर इट टू बी 0 डिग्री। ओके सर। ओके, सो कन्वेक्शन ऑफ हीट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ आइस से लेकर के हम लोग यहाँ तक आए। अब इसके बाद रेडिएशन का जो फॉर्मुलेशन है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास पे जो होने वाला है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी बनते हैं। ऑल द 3 टॉपिक्स, एक रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ कूलिंग होगा, न्यूटन्स कूलिंग होगा और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होगा, तीनों के लिए। सो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। एनी डाउट और कंसर्न फाइनली? इफ नॉट, वी कैन वाइंड इट अप नाउ। चलेगा। तो आपका जो टेस्ट का है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, टेस्ट का जो रहेगा कंडक्शन तक रहेगा, ओनली अप टू कंडक्शन ऑफ हीट, नॉर कन्वेक्शन नॉर रेडिएशन। फाइन, थैंक यू एवरीवन देन।